हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आई होप आप सब ने मॉक टेस्ट नंबर 1 2 कर लिया होगा, वीडियो को विजिट किया है, बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे। बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम की और प्रैक्टिस करते हुए और आज डिस्कस करते हैं यहाँ पर विज्ञान के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 विद अगेन 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, पता है आपको क्या करना है, निकाल लीजिए जल्दी से अपना पेन एंड पेपर और मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे आज के 25 क्वेश्चन और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कि आज आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, सिमुलतला प्रवेश परीक्षा की, तो आप हमारे हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं जो है बागपत उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम प्रिपरेशन कराते हैं। डेली 8 AM टू 5 PM आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। जितने लेक्चर कवर किया जाता है, जितना उसमें सिलेबस कवर कर दिया जाता है, उसी के बेस पर डेली प्रैक्टिस में मिनी मॉक कंडक्ट किए जाते हैं और साथ ही एवरी संडे महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होते हैं, जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं बिल्कुल मेन एग्जाम को क्वालिफाई करने के, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही OMR शीट पर प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 6 क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ये हमारी वेबसाइट है www.geometryschool.in। इवन आप हमारी ज्योमेट्री स्कूल की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो ये नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, इन पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं अबाउट द फीस, किस तरीके से स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, कैसी क्लासेस कंडक्ट होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और देखते हैं आज के 25 क्वेश्चंस। तो जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज आपने 25 में से कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस किस महीने में मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे आपका हम किस मंथ में बनाते हैं और आप डेट भी बताएंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें क्रिसमस की, तो किस मंथ में हम बनाते हैं? क्रिसमस हम किस मंथ में बनाते हैं? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है बेसिकली, तो जिसको हम क्या भी बोलते हैं, क्रिसमस डे। और ये एवरी ईयर 25 दिसंबर को मनाया जाता है और हिंदू धर्म में इसी दिन से सर्दियों में क्या हो जाता है, बड़ा दिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे मनाते हैं। तो आपसे मंथ पूछा गया है लेकिन डेट भी आ सकती है। तो 25 दिसंबर ये बड़ा दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप बिल्कुल आपने ठीक करेक्ट टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनीमिया की स्थिति है। एनीमिया आपको कब होता है? जिन बच्चों को इंग्लिश में पता है तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो एनीमिया की बात करें तो ये क्या होता है? खून की कमी, खून में लोहे की कमी, इन्फेक्शन या कमजोरी। तो बेसिकली एनीमिया जब होता है, जब आपकी स्किन येलोइश नजर आती है, पेल येलो आपका कलर होता है, मीन्स आपके बॉडी में क्या है, खून की कमी होने लगी है। ठीक है, खून की कमी में अगर लोहे की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसी तरह ब्लड की कमी को हम क्या भी कहते हैं? एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सारे हमें ड्राई फ्रूट्स बताए जाते हैं। मलेरिया का कारण किसकी खोज है? तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1857 के दौरान यहाँ पर किसने मलेरिया की खोज का पता किया था कि मलेरिया होता कैसे है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो हमारी मॉस्किटो होती है जिसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज, वो ही क्या करती है, इसके पैरासाइट को स्प्रेड करती है। और इसके जो पैरासाइट है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है क्या, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर ये हमारे ब्लड में कौन लेके आती है, फीमेल एनाफ्लीज। तो ये वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया था, फीमेल एनाफ्लीज को 4 दिन तक एक ब्लड ऐसे ब्लड पर फेड कराया था जिसमें मलेरियल के पैरासाइट थे। तो इसी से ही पता चला कि जो मलेरियल की मॉस्किटो होती है फीमेल एनाफ्लीज, वो इस पैरासाइट को स्प्रेड करती है। तो इसके लिए जो पर्सन है, ये इन्होंने अक्टूबर के दौरान किया था, अक्टूबर 29 अक्टूबर समथिंग में 80s में। तो रोनाल्ड रॉस ने इसके बारे में बताया था। ये आपकी एनसीईआरटी 5th क्लास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा एक कॉलम, जिसमें आपका चिकुनगुनिया मॉस्किटो का भी है और साथ ही आपका मलेरियल पैरासाइट का भी है। तो रोनाल्ड रॉस इसका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? किसकी वजह से आपका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है? हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीट जब बनती है जब आपके कार्डियक साइकिल में तेजी से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और ब्लड के फ्लो बढ़ने से ही आपकी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ने से ही आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और ये कब होगा? जब आप दौड़ रहे हो, क्योंकि दौड़ने पर आपकी बॉडी में लॉट्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? ब्लड के फ्लो से आएगी, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, और जब ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज तक पहुंचेगी तो उसका ब्रेक डाउन होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी के लिए ही आप क्या कर रहे हैं? दौड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी फूड से। और यही जो पूरा प्रोसेस होता है फूड से एनर्जी निकालना, जो हमने कल पढ़ा था, जिसको रेस्पायरेशन या श्वसन की क्रिया कहते हैं। तो जब आप दौड़ते हैं तो आपको लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, इसलिए आपके हृदय की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 3। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओक के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो हमने बात करा था प्रकीर्णन क्या होता है? सीड डिस्पर्सल। क्योंकि जब कोई पेरेंट प्लांट से सीड अलग होता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन, और सीड डिस्पर्सल कहा जाता है, जिसके लिए विंड भी रेस्पॉन्सिबल होती है। इंसेक्ट्स की मदद से हो सकता है, बर्ड्स की मदद से हो सकता है, एनिमल्स की मदद से भी हो सकता है, साथ ही ये आपका वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सोर्सेज या एजेंट्स हैं सीड डिस्पर्सल के। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपके ऑक्सीड्स हैं, और ऑक्सीड्स को क्या करती है? चिड़िया, कभी कभी इंसेक्ट्स होते हैं, चिड़िया होती है, ये उठाकर ले जाती हैं। तो इंसेक्ट्स हमें यहाँ दिया नहीं है, तो ये किसकी मदद से? हवा से होने वाले बीजों में क्या होना चाहिए? पंखों की तरह स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और ये बहुत ही ज्यादा ड्राई होने चाहिए और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होनी चाहिए, तभी वो हवा के उससे उड़ पाएंगे। तो हवा के द्वारा उन बीजों का होता है जो बहुत ही हल्के होते हैं। तो चिड़िया के द्वारा ओक का बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। निम्न में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? अगर आप करना चाहते हैं अपने जल को रोगों से मुक्त, रोग क्या है आपके? रोगाणु क्या है आपके? सूक्ष्म जीव है, और रोगाणु में आपके कुछ भी आ सकते हैं, कीटाणु आ सकते हैं, जीवाणु आ सकते हैं, विषाणु आ सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे। तो आप उन्हें सबसे अच्छे से किस तरीके से मार सकते हैं? अपने जल को रोग मुक्त कर सकते हैं, छानने से, उसे पानी कपड़ा लगाकर निथाड़ने से, उबालने से, उसमें चूना डालकर। तो सबसे अच्छा मेथड होता है आपका वाटर को क्लीन करने का बॉइलिंग। बॉईल करने पर उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाते हैं। तो उबालना या बॉइलिंग करना सबसे अच्छा मेथड है। तो इसका उत्तर बिल्कुल 3 करेक्ट हो गया है। चलिए, निम्न में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है? इनमें से हमें बताना है। पोल्यूशन क्या होता है? मैंने आपको इसका मतलब भी अच्छे से समझाया था। मतलब पर्यावरण, और जो चीजें पर्यावरण को क्या करे? दूषित करें या दूषण करे उनका, तो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरण में दूषित होना या पर्यावरण का गंदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। तो इनमें से कौन सा मेन कारण है? जंतु के सांस छोड़ने से प्रदूषण फैलता है, रसोई में जब हम जलावन करते हैं, भोजन प्रक्रिया करते हैं तब, या कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से ज्यादा धुआं निकलता है, या रात के समय पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो क्या है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मोटर गाड़ियों से गैसों का श्रावण होना। तो सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। ये तो प्रदूषण का इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ? क्योंकि अब आपको पता है रसोइयों में तो आ चुकी है एलपीजी, जो कि एक इको फ्रेंडली गैस है, जो इतना ज्यादा क्या प्रदूषण नहीं करती है, जिसकी ये फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो जो हमारी कुकिंग गैस है उसे हम एलपीजी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो कहाँ से मिलती है आपको? जब आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो उसके अंदर कम टेम्परेचर पर रिफाइन करने पर सबसे पहले आपको ये गैस मिलती है, जिनके नाम है एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी हम वाहनों में यूज करते हैं। बच्चों, अगर आप तैयारी करना हॉस्टल में नहीं रहकर या लाइव मेथड से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप से ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया है आपको मिलेगा टोटल रिकॉर्डेड कंटेंट, जो ऑनलाइन ही आप अपने घर में देख सकते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट में आपको 300 प्लस वीडियो मिलेंगी। साथ ही टॉपिक वाइज क्विज करने को मिलेगा, जैसे क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ इसी तरह के क्विज में अवेलेबल होंगे। आप उन्हें सॉल्व करेंगे, अपना रिजल्ट हैंड टू हैंड देख सकते हैं, री अटेम्प्ट कर सकते हैं,
और साथ ही इसी के साथ अगर आप लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो आप डेली 6 to 8 PM अपने लाइव क्लासेस के लिए भी पे कर सकते हैं। कोर्स कोई भी हो, RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, JNV, आप किसी की भी तैयारी ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, साथ ही हमारे ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल में। इसमें एडमिशन 6th में होते हैं एंड 9th में होते हैं, लेकिन RIMC में सिर्फ 8 क्लास में होते हैं, जो देहरादून में एकमात्र स्कूल है जिसमें से पूरे यूपी से, पूरे इंडिया से सिर्फ 25 बच्चे, पूरे यूपी से 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आप इन सब की तैयारी हमारे यहाँ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप नंबर पर कॉल करें और सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए। अब देखिए बच्चों, हम 3 दिन से मॉक टेस्ट कर रहे हैं और एवरी मॉक टेस्ट में एक ना एक क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण मींस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आ ही रहा है। तो अगर आपको किसी टॉपिक की जानकारी है तो उसका किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसे कर लेंगे। तो इसमें हमसे बात की कि क्या नहीं चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, वाटर हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो उसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे वो कहाँ से आएंगे, वाटर से आएंगे। तो इसी तरह से ऑक्सीजन CO2 से यूज होगी। तो जो क्लोरोफिल के माध्यम से, और सनलाइट क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका क्लोरोफिल क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो जो आपकी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो ये तो बनते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमसे पूछे नहीं है, हमसे ये पूछा है कि कच्चे पदार्थ क्या चाहिए जिन्हें हम रिएक्टेंट या कच्चा पदार्थ कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूरज की किरणें चाहिए क्लोरोफिल पिगमेंट को एक्टिव करने के लिए। तो इसमें क्या नहीं है, खनिज लवण पेड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए, पेड़ अच्छे से ग्रो करे तो उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें खनिज लवण चाहिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो 3 इसका करेक्ट उत्तर है। किस पौधे की पत्ती से नया पौधा बनता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पिक्चर भी लगा दी है जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो ये आपका एक पौधा है जिसकी पत्तियों में यहाँ पर सेल्स होती हैं जो आगे चल के इसी का ही नया पौधा इसमें से उत्पाद कर सकती है। और इसे आप अगर पत्ती को जमीन में लगा देंगे तो ये सारे नए प्लांट बन के बाहर आ जाते हैं। तो ये नींबू की पत्ती है, गुलाब की है, गुलदाउदी की है, गुलदाउदी को एशियन क्रायसैंथम भी कहते हैं। सनफ्लावर जैसा एक बड़ा सा फूल होता है, आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, क्रायोसैंथम इसको कहते हैं। और पत्थर चट्टा आपका होता है ब्रायोफाइलम। और अगर आपने कभी ब्रायोफाइलम की पत्ती को देखा हो तो ये वही है। तो पत्थर चट्टा जो आपका होता है कि मतलब ये कहीं से भी उग जाता है, इसको बस थोड़ी सी पत्ती को इसके न्यूट्रिएंट मिलने जरूरी है और ये पत्ती आपने लगाई और यहाँ से इसे नए नए पत्तियां इसमें से निकल जाती है। इसी को ही हिंदी में पत्थर चट्टा और इंग्लिश में ब्रायोफाइलम कहते हैं। आपको पता है गुलाब की तो कलम को ग्राफ्ट करके आप यहाँ से नई पत्तियां निकाल सकते हैं, तो गुलाब की तो कलम से लगता है। तो पत्थर चट्टा इसका बिल्कुल सही आंसर है। छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है, देखा है आपने, अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, मतलब कि रोशनी का कोई भी स्रोत हो, चाहे वो आपका प्राइमरी या आपकी नेचुरल लाइट है जिसे सन कहते हैं, या आपके रूम का बल्ब और ट्यूब लाइट है, तो आपने देखा है किसी भी जो आपकी ये होती है रोशनी के स्रोत से परछाई बनती है, तो आपकी परछाई कितनी लंबी होगी, उसका साइज कैसा होगा, ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करता है जिस वस्तु की बन रही है और प्रकाश का स्रोत उससे कितना दूर है। तो यहाँ पर सबसे मेन है इनके बीच की दूरी, जितना यहाँ पर क्लोज होगा, जितनी यहाँ पर पास होगा प्रकाश का स्रोत, उतनी ही वस्तु लंबी परछाई बनाएगी। तो सबसे इसमें मेन क्या है, आप देखेंगे प्रकाश का स्रोत का आकार की तो वो नहीं है कि बल्ब है या वो क्या है, प्रकाश स्रोत का चमकीलापन कैसा है, प्रकाश स्रोत के बीच का कोण क्या है, कोण से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ स्रोत की दूरी कि इन दोनों में कितनी दूरी है। तो करेक्ट उत्तर है इसका 4। कौन सा घर्षण लाभप्रद है, घर्षण की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बल होता है जिसे घर्षण या फ्रिक्शन कहा जाता है। होता क्या है, ये आपके मोशन को अपोज करता है। जब भी दो कोई भी सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे एक आपके पास फ्रिज है जिसमें व्हील्स नहीं है और दूसरी आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने घर शिफ्ट किया और दूसरी है आपके पास वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में आपके क्या होते हैं, नीचे व्हील्स होते हैं, रोलर व्हील्स आपने देखे हैं गोल गोल 4।
तो आपने देखा है फ्रिज क्या है आपका इस तरीके से होता है, उसमें हमारे इस तरह के स्टैंड होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता, पहिए नहीं होते। तो यहाँ पर जब आप इसे खिसकाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है खिसकाना, क्योंकि फर्श भी अपनी अपोजिट डायरेक्शन से मोशन को रोक रहा है। तो जो ये फोर्स होता है जो हमेशा कहाँ से लगता है, विपरीत दिशा से लगता है। तो घर्षण बल एक बल है जो हमेशा विपरीत दिशा से लगकर होने वाली गति को रोकता है। इसी तरह इसीलिए आप वॉशिंग मशीन में आपने देखा पहिए लगे होते हैं, आप इसे बहुत आराम से ले जाते हैं, क्योंकि इन पर इनके आकार के कारण घर्षण बल कम लगता है। तो घर्षण बल जितना लाभप्रद है उतना ही नुकसान करता है। जैसे लाभप्रद इसलिए, अगर घर्षण बल ना होता तो कभी भी हम चौक से बोर्ड पर ना लिख पाते। घर्षण बल ना होता तो किसी भी टेबल पर कुछ भी रखना संभव ना होता। इसी तरह चलना संभव ना होता, गाड़ियों में ब्रेक लगाना संभव ना होता। तो इसी वजह से जो आपका घर्षण बल है वो लाभप्रद भी और बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। जैसे आपने देखा है गाड़ियों के चलने से टायर घिस जाते हैं, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, और इसी तरीके से आपके चप्पलों के सोल घिस जाते हैं। तो घर्षण बल इसमें किस केस में लाभप्रद है, मशीन के पुर्जों में घर्षण बल लगेगा तो मशीन के पुर्जे घिसेंगे, ये तो हमारे लिए फायदा नहीं है। रेल की पटरी बताया आपको कितनी महंगाई से लगती है, तो जब उन पर लोहे पर लोहा चलता है तो वो भी घिसती हैं। फर्श पर चलने का घर्षण, यस, अगर इन दोनों में, जूतों में और फर्श पर कभी घर्षण बल होता ही ना तो फर्श पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। जैसे आप कीचड़ में, मिट्टी के पानी में मिले कीचड़ में नहीं चल पाते, और चक्कर और धुरी में भी क्या लगता है, घर्षण बल, जिसके कारण वो घिस जाता है। तो हमसे पूछा है कि घर्षण बल किस में लाभप्रद है, तो आपको याद रखना है जो घर्षण बल है वो एक ऐसा बल है जो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है और गति को होने से रोकता है। तो फर्श पर चलने का घर्षण अगर है तो आपको आसान है, जिससे कि आप फर्श पर चल पाएंगे, वरना फिसल फिसल कर गिरेंगे। तो उत्तर 3 बिल्कुल इसका सही है। निम्न में से कौन टाइफाइड का रोगाणु है? तो बच्चों अगर आपने मेरी प्रीवियस स्लाइड्स वीडियोस को अच्छे से देखा है तो टाइफाइड मैंने आपको बताया था, जो कि एक क्या होता है, बुखार होता है, जिसमें आपको लंबे समय तक अगर बुखार आ जाए तो उसे हम टाइफाइड मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके रक्त में क्या आ जाता है, एक जीवाणु आ जाता है। जब आप कभी गंदा खाना खा लेते हैं, कहीं से गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर या पॉल्यूटेड वाटर पी लेते हैं, तो एक जीवाणु जीवाणु क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, ये जीवाणु की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। तो इसी तरह ये जब जीवाणुओं की खोज होने लगी तो पता चला टाइफाइड करने वाला एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफी से नाम याद रखेंगे, टाइफाइड को कोज करने वाला टाइफी। तो ये क्या है आपका, टाइफाइड को कोज करने वाला एक जीवाणु होता है जो कि है साल्मोनेला टाइफी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और जब आपके ब्लड का आपको देखा, जब आपको लंबे समय तक बुखार आ जाता है, डॉक्टर पूछते हैं कि आप, मुझे 15 दिन से बुखार है, तो वो आपका एक टेस्ट करता है जिसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। और ये विडाल टेस्ट किसको ढूंढने के लिए किया जाता है, आपके ब्लड में इस बैक्टीरिया को। तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स की बात करें तो ये कैसी एक इम्यूनोजेनेटिक डिजीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को खत्म करती है, जो कि एक वायरस, विषाणु से होने वाली बीमारी है। और इसके विषाणु की भी बात करें तो कौन सा विषाणु है जो एड्स को कोज करता है? HIV, ह्यूमन, ये पूछ ली जाती है बच्चों फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी, इम्यून मतलब आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता। तो मनुष्य में ये वायरस क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। जो हमारे शरीर में टी सेल्स होती हैं, जो किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल से फाइट करती है, ये उन्हें खत्म करने लगता है। और ये बीमारी हमें दूसरों से मिल जाती है, बाहर से मिल जाती है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म होती है। तो HIV तो हो गया इसको करने वाला वायरस, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। आपने इसे क्या किया है, गेन किया है, बाहर से एक्वायर किया है, जैसे मदर से बेबी में चली जाती है। इसी तरह अगर आप, जब आपने देखा जब भी ब्लड आप किसी को देते हैं तो सबसे पहले आपका HIV टेस्ट भी होता है। और जब भी आप शेविंग कराने जाते हैं कोई भी आपके फादर, तो वहां पर वो क्या होता है, जो
सलून बार्बर होता है वो क्या करता है, ब्लेड को चेंज करता है, क्योंकि अगर ब्लड किसी के ब्लेड पर लग गया, वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो ये आप में भी फैल सकता है। तो इसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। और इसी से लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूकता एनकरेज करने के लिए हम हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, जिससे लोगों को इस घातक बीमारी के बारे में बता सके। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट डे है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है? अब आपको पता है स्तनधारी प्राणी होते हैं मैमल्स, जैसे कि हम होते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे नहीं देते, वो विविपोरस होते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को अपने मिल्क से नरिश भी कराते हैं, अपने मिल्क पिलाते हैं, नरिश करते हैं, उन्हें फीड कराते हैं। तो इसी तरह इन जानवरों को स्तनधारी कहा जाता है। तो इनमें से एक स्तनधारी जानवर ऐसा है जो अंडा देता है, बच्चे पैदा नहीं करता, अंडा देता है, वो है आपका प्लेटिपस। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था एक बार, 25 लाख का क्वेश्चन, कि अंडा देने वाला एक स्तनधारी प्राणी का नाम बताइए। क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं जैसे कंगारू, मनुष्य, व्हेल, ये सब क्या करते हैं, बिल्ली, हाथी, ये सब बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को अपने मिल्क से नरिश कराते हैं। तो प्लेटिपस एक आपका ऐसा जानवर है जो है तो स्तनधारी लेकिन अंडे देता है। तो ये एक्सेप्शन है, पूछ लिया जाता है, इसे कहते हैं प्लेटिपस। और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग होती है PLATY, प्लेटी, PUS बस। भोजन में विटामिन सी की कमी। बच्चों विटामिन सी से, और सॉरी, विटामिन से होने वाली बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी है तो आपको कुछ बीमारी हो जाती है जिन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे आपको भोजन से कुछ विटामिन मिलते हैं, A B C D E एंड K, ये कुछ ऐसे विटामिन है जिनसे होने वाली बीमारी हमेशा पूछी जाती है। जैसे विटामिन ए की अगर कमी होती है तो कौन सी बीमारी है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो रतौंधी हो गई, या इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। विटामिन बी की कमी से आपके शरीर पर चकत्ते से जम जाते हैं और जिसे हम बी से बैरी बैरी कहते हैं। विटामिन सी की तो इन्होंने हमसे पूछी ही है, मसूड़ों से खून आना और आपके होठ कट जाना, जिसमें आपको खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट का सेवन बताया जाता है। अगर आप खट्टे फल नहीं खाते हैं, लेमन, जो मौसम्बी, संतरे, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिस बीमारी को हम स्कर्वी कहते हैं। और इसी तरह अगर विटामिन डी की कमी होती है तो मतलब कैल्शियम की कमी है, जिस बीमारी को बच्चों में रिकेट्स कहा जाता है, हड्डियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं थोड़ी सी। इसी तरह विटामिन ई की बात करें तो मनुष्य में रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने या प्रजनन की कमी हो जाती है, रिप्रोडक्शन स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाता है। और विटामिन के की बात करें तो इसकी वजह से आपको ब्लड की कमी या एनीमिया होता है। तो ये सारी वो बीमारियां जो हर बार पेपर में किसी ना किसी तरह पूछी जाती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं, रात के समय पर आपको दिखाई नहीं देता। बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी जिसमें सिट्रस फूड खाए जाते हैं। विटामिन डी से हो जाती है हड्डियों का टेढ़ा होना बच्चों में, और बड़े में होती है ओस्टियोमलेशिया, क्योंकि बड़ों में हड्डियों का कमजोर होना ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। तो ये एडल्ट्स में होती है। इसमें आपको कैल्शियम और दूध के लिए बोला जाता है, मिल्क पीना चाहिए, कैल्शियम पीना चाहिए, कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए। और एनीमिया में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने के लिए बताया जाता है। जितने भी हरी पत्ती की सब्जियां होती है सब में विटामिन के की प्रचुर मात्रा होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल 3 सही है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। रक्त का पीएच मान क्या है? यहाँ पर जो हमारे कोई भी एसिड, बेस या न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनका अपना एक हाइड्रोजन पोटेंशियल लोगेथ्रिम होता है, जिसकी रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक। जैसे आपके 0 से 7 हो गए, वो आपके एसिड्स होते हैं जिनकी कम पीएच होती है। इसी तरह 7 आपका न्यूट्रल होते हैं, और 7 से 14 तक आपके बेसिस होते हैं जिन्हें आप क्षार कहते हैं, क्षारीय, जिन्हें जैसे साबुन होती है आपकी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, ये आपके अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 पीएच आपका न्यूट्रल होता है। तो आपका जो ब्लड है वो क्या है, न्यूट्रल पीएच का है, जिसकी रेशो जो है 7535 से लेके 7.45 तक जाती है, 34 से। तो ये हमारा जो रक्त का, ब्लड की जो पीएच है, पोटेंशियल लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोजन है, वो कितना है, 7.4 है, क्योंकि ये न्यूट्रल में आता है।
तो 7.34 से लेके 7.5 तक इसका रीडिंग होता है। अमल की जो रीडिंग होती है, जैसे आपके एसिड हो गए, एसिटिक एसिड हो गया, आपका सिट्रिक एसिड हो गया, सब आपके अमल होते हैं जो क्या लगते हैं, बिल्कुल तीखे लगते हैं, जैसे कि आपका खट्टे लगते हैं। और शादी आपकी जैसे साबुन होती है, डिटर्जेंट होते हैं, तो ये आपके क्षार होते हैं। तो दो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बच्चों ये क्वेश्चन जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, हाँ ये ऑर्गन भी है और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम तक का ये होता है। और ग्लैंड किस लिए, ग्रंथि उन वाले ऑर्गन्स को कहते हैं, उन अंगों को कहते हैं जो अपने अंदर से किसी ना किसी फ्लूइड का स्रावन करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड भी क्या निकालती है, एक हार्मोन निकालती है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, ये आपके अंदर के केमिकल मैसेंजर है जो आपको बड़ा होने में मदद करते हैं। और समय समय पर हमारा शरीर अलग अलग तरह के केमिकल बनाता है। एड्रेनल ग्लैंड की बात करें तो ये एड्रेनाइल हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपको मदद करता है जब आप कभी डरे होते हैं, थके होते हैं या आपको किसी चीज का डर होता है, तो ये आपकी बॉडी में निकलता है। इसी तरह पैंक्रियाज की बात करें तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है जो आपको डायबिटीज होने से बचाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। बात करते हैं यकृत की, जो कि आपका लीवर होता है। और लीवर हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो अपने अंदर से भोजन में जितना भी आप वसा खाते हैं, फैट खाते हैं, उस सब के पाचन के लिए एक जूस निकालता है जिसे बाइल जूस कहा जाता है। और ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे यकृत या लीवर कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर 4 बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नीला ग्रह है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। तो आपको पता है स्पेस से जब हम देखते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है पानी होने के कारण कैसी नजर आती है, नीला। तो इसलिए अर्थ को क्या भी कहा जाता है, अर्थ को नीला ग्रह या हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका उत्तर 2 बिल्कुल करेक्ट है। व्हेल क्या है, अभी आप जानते हैं ब्लू व्हेल जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पानी का एक्वेटिक लाइफ की सबसे बड़ी मैमल है। तो मैमल आपको पता है स्तनधारी होते हैं, अभी हमने नाम बताया। ये भी क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है और फिशेज में नहीं मैमल्स में आती है। तो ब्लू व्हेल जो है सबसे लार्जेस्ट मैमल है अर्थ पर। तो ये मछली नहीं है, एम्फीबियन भी नहीं है, ये है स्तनधारी। ये आती है मैमल्स की कैटेगरी में। क्या करती हैं, जो सीधा बच्चों को जन्म देती हैं। तो ये यहाँ पर 3 और अपने बच्चों को नरिश कराते हैं। तो ये मैमल में आती है, मछली नहीं है व्हेल। ब्लू व्हेल आपकी वाटर की लार्जेस्ट मैमल है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो अगर हम सौर मंडल की बात करें तो आपको पता है जिसमें हमारा जो हेड है सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का, वो सन है। और इसी के चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और वो कितने प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर हम बात करें तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने उसे क्या कर दिया है, प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों से बाहर कर दिया है, क्योंकि उसमें अब ऐसी सारी चीजें नहीं देखने को मिलती जो ग्रहों में होती हैं। तो ये हमारे इनर प्लैनेट हैं जो अंदर की तरफ है, और ये हमारे गैस के जायंट्स हैं जिन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। और इन्हीं के बीच में आती है आपके एस्टेरॉइड्स की बेल्ट, जुपिटर और मार्स के बीच में। जुपिटर आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो हमारे टोटल कितने प्लैनेट हुए सौरमंडल में, 8। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्न में से कौन है। मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था, बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं में से आपको बताना है कि सबसे पहला मौर्य वंश के समय पर ये विश्वविद्यालय बनाया गया था। और ये पूरे विश्व का सबसे पहला रेजिडेंशियल, जहाँ रह भी सकते थे, जहाँ से विश्व के सेंट्रल एशिया से दसियों हजार स्टूडेंट यहाँ की बहुत अच्छी पुस्तकों को पढ़ने आते थे। तो इसमें से जो है हमारा करेक्ट उत्तर क्या है, विक्रमशिला, रांची, नालंदा बिहार विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, जिसे फिर खिलजी ने जलवा दिया था, उसकी लाइब्रेरी को फिनिश कर दिया था जला के। तो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो हमें यही देखना है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है कहाँ। तो बच्चों बिहार का पेपर है, बिहार का क्वेश्चन ना है ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कहाँ है, बिहार में। और ये किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, हिरण के लिए, बाघ या चीता, लोमड़ी। तो ये किसका है, ये एक टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए।
निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने के रूप में करते हैं? लकड़ी, गैस, केरोसिन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए तो पहले गांव में लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था। ईंधन है जो गैस भी है, गैस भी मैंने बता दिया, एलपीजी आ गई है, केरोसिन भी, स्टोव भी यूज करते थे लोग, तो सभी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पूछा जाए कि अब जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और ऐसी कौन सी गैस है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो है आपकी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया इसका 4। और अब जो करते हैं वो है आपकी एलपीजी। तो इसका सही उत्तर है, फिलहाल आपको ये याद रखना है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो 4 उपयुक्त सभी। गर्मी में बोए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी, खरीफ, नकदी या जायद? तो यहाँ पर हम बात करें, जायद क्रॉप जो होती है, जिन्हें इंग्लिश में जैद क्रॉप भी कहा जाता है, यही आपकी समर क्रॉप्स है जो थोड़े समय के लिए बोई जाती है। जैसे आप जानते हैं आपका पंपकिन, पेठा, लौकी होता है आपका, जिसे आप बिटर बॉटल गोर्ड कहते हैं, बिटर गोर्ड आते हैं आपके, और आपकी यहाँ पे वाटरमेलन आते हैं, मेलन आते हैं, ये सब आपके क्या है, जायद क्रॉप है, जो थोड़े समय के लिए गर्मियों में लगाए जाते हैं। इन्हें हिंदी में जायदा क्रॉप या जैद क्रॉप कहा जाता है। खरीफ क्रॉप हम लगाते हैं रेनी सीजन में, और जो आपकी रबी होती है वो आपकी सर्दियों की विंटर क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 4। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अभी हमने बात करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, लेकिन बिहार में भी कहाँ, पटना में, नालंदा में, पावापुरी में, राजगीर में। तो ये पड़ता है आपके राजगीर में। बिहार से जो बच्चे, उन्हें अच्छे से पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, राजगीर में, ये बिहार में पड़ता है। तो ये आपका हुआ नालंदा के बारे में 2 क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताएंगे 25 में से आपको कितने उत्तर पहले से ही आते थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आऊंगी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, और ये 4 वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी विज्ञान में, जिसमें आप विज्ञान में 25 में से 20 अबव मार्क्स ला सकेंगे, अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखा हो। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।